फाइन. नाउ वी आर स्टार्टिंग. ठीक है, इस एक्सिस के सामने बहुत अच्छा सेक्शन. अच्छा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज मोस्ट प्रैक्टिकल सेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है जिसके दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, नाम में ही इंडक्शन है. इंडक्शन का मतलब इंड्यूस होना, समथिंग दैट इज क्रिएट. स्क्रीन के अंदर ठीक है. इधर भी ले सकते हैं ना 2D बॉडीज में. कंटेंट लिस्ट अंदर की तरफ बिल्कुल नहीं बनवा रहा हूं. सीधा सीधा हेडिंग एडिंग जो भी होगा वो डाल के शुरू करेंगे. अंदर की तरफ ईएमआईज. तो ईएमआई की एक भी इंस्टॉलमेंट मिस नहीं होनी चाहिए भैया चैप्टर पढ़ते टाइम. ठीक है. अब क्यों पढ़ रहे हैं? पहली बात तो इसको, आप जो घर में बैटरीज यूज करते हो, फोन चलाने के लिए बैटरी हो गया, जैसे घूमना शुरू करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर, बट एरिया वेक्टर देखना. घर में ज्यादा अप्लायंसेस नहीं है तो इन्वर्टर लगा लिया तो उसने कर लिया काम. लेकिन जो बड़ी डिवाइसेस हैं जस्ट लाइक फ्रिज, हाँ, और एसी, मैं एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूं, अल्टरनेटिंग करंट नहीं है ये. ठीक है. रेफ्रिजरेटर्स, ये जो ज्यादा पावर मांगती हैं, ये चीजें, इनको आप देखते होगे कि आप इन्वर्टर से नहीं चला सकते. तो ऐसे कंटीन्यूअस घूमता रहेगा. और इसको आप किसी स्टोर्ड बैटरी पे नहीं चला सकते. मतलब इन्वर्टर का मतलब वही हो गया. यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स आप देखते हो कि अगर इसको चलाना है तो फिर जनरेटर ही यूज करना पड़ेगा आपको घर में. छोटे छोटे जनरेटर्स होते हैं, कुछ लोग लगा लेते हैं अब तो, या साइलेंट पावर जनरेटर्स होते हैं जो सोसाइटीज में होते हैं. तो यानी बड़ी बड़ी ये भी बड़ी चीजें हो गई. और जो इंडस्ट्रियल यूज है, इंडस्ट्रियल खाली यही बड़ी मशीनें थोड़ी है, हमारे पास इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी मशीन है. इनको चलाने के लिए हैवी पावर चाहिए. हैवी पावर. अब ये हैवी पावर हमारे पास बैटरी बनाएंगे तो बहुत बड़ी बैटरी चाहिए. तो ये हैवी पावर यूज करने के लिए जिस करंट का यूज होता है उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट. ये अल्टरनेटिंग करंट है, एयर कंडीशनर था. अब अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेट होता कैसे है और फिर भी ये करंट बना कैसे रहता है, इस चैप्टर, इस चीज की सारी फाउंडेशन ईएमआई में छुपी हुई है. तो ध्यान रखना कि अगर ईएमआई नहीं समझ आया तो एसी नहीं समझ आएगा, और एसी नहीं समझ आया तो फिर ये सारी चीज खराब हो जाएंगी. ठीक है. अच्छा, ये तो थी थोड़ी सी मोटी मोटी बात. अब इस चैप्टर के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उसके फाउंडर है फेराडे. ठीक है. अब फेराडे जी ने क्या कहा, हम कभी क्लास में इनकी बाकी चीजों पे बात करेंगे. बहुत ऑटोबायोग्राफी कह रहा हूं, बायोग्राफी अगर इनकी पढ़ोगे तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रही थी. ठीक है. पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये फिजिसिस्ट नहीं थे स्टार्टिंग से. ठीक है. जैसे आप लोग आज अगर आप अभी इसके बाद यूजी में जाओगे, फिर भगवान ने चाहा तो पीजी में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन देना, और अगर चाहा तो आप रिसर्च में जाओगे. तो जब आप रिसर्च में जाओगे तो आप लोगों को थीसिस लिखने को मिलेंगे. थीसिस मतलब ग्राउंड पे आपको सर्वे करना पड़ेगा कि चीज रिसर्च करनी कैसे. तो उस टाइम के जो लोग मैग्नेटिज्म पे काम कर रहे थे, इंडक्शंस पे काम कर रहे थे, फाउंडिंग प्रिंसिपल, उनको इनके बारे में बताया गया था कि आप एक बार जाओ इस पर्सन से मिलो. ये क्या करते थे, ये इनको बस इतना मालूम था कि मैं कोई सेटअप है मेरे पास, इसके लिए उसके पास थ्योरी थी, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, कि मेरे पास एक सेटअप है जिससे मैं ऐसी ऐसी चीज करूंगा. तो जैसे मान के चलो कि अगर कोई लड़की है, उसके इतने बड़े बाल हैं तो वो खड़े हो जाएंगे सीधे. तो ये पोस्टर लगाते थे कि आज 7 PM मैजिक शो है फलानी जगह पे. लोग आते थे और ये इस तरीके से करते भी थे. ये तो हमने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा था. और फिर लोग तालियां बजाते और जो भी है इनका अपना घरबार बढ़िया चल रहा था. तो जब लोगों ने जो इस चीज पे पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने आके बोला कि सर आप इस पे कोई थ्योरी दो. तब इन्होंने क्या थ्योरीज दी वो थ्योरी हम यहां देखेंगे, और वो थ्योरी बिल्कुल वैलिड है.
बात यह है कि उस थ्योरी का मैथमेटिकल वर्जन नहीं दिया इन्होंने। मैथमेटिकल वर्जन दिया जेम्स क्लॉक मैक्सवेल ने, जो कि इनके असिस्टेंट थे। वो इनसे इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि वो इनके असिस्टेंट ही बन गए। अब पहले समझो, चलो इससे ज्यादा थोड़ा स्टोरी में नहीं घुसेंगे। वेरी गुड। ये बताना थोड़ा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सफरिंग्स हैं किसी की भाई। उन्होंने बोला कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हम किसी पावर का यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान रहे। मेरे पास कोई पावर नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इधर बना देता हूं। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। ये बोर्ड जितनी अच्छे से क्लियर होगा, बाकी सारी चीजें उतनी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको। और हमारे पास बेटा एक कॉइल है, जस्ट एक सिंपल कॉइल, और यहां पे मैंने उस कॉइल से एक बल्ब जोड़ रखा है, ठीक है। उन्होंने बोला कि अच्छा, उन्होंने दिखाया कि जैसे ही आप इस पोल को हाथ से पकड़ लिया, चलो हाथ से पकड़ के अगर इसके पास में लेके आते हो धीरे धीरे, मैं कुछ केसेस ले रहा हूं, ठीक है। पहला केस में क्या ले रहा हूं, मैं इसको यहीं पे रेस्ट पे रहने दे रहा हूं। तो जब मैग्नेटिक बार, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप बाद में लेंथ इसको लिख लेना, जब वो रेस्ट पर है तो लाइट नहीं जल रही है, लाइट नहीं जल रही है, ठीक है। अब मैं इसको धीरे धीरे लाना इसके पास शुरू कर रहा हूं, मैं इसको धीरे धीरे इसके पास लेके आ रहा हूं। तो जब मैं, अब केस नंबर 1 था, केस नंबर 2 कि मैं मैग्नेटिक बार को स्लो मोशन में लेके चल रहा हूं, तो लाइट जलनी शुरू हो रही है, बट वो लाइट डिम है, वो लाइट डिम है। मैं धीरे धीरे लेके आ रहा हूं, लाइट यहां पे डिम जल रही है। तो अब कहां तक आ गए हम लोग, यहां तक आ गए, लेट्स से यहां तक आ गए। ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ, ठीक है। अब लाके मैंने वापस रोक दिया, केस नंबर 3, अगेन मैग्नेटिक बार एट रेस्ट, लाके रोक दिया। जैसे ही रोक दिया, अगेन लाइट बंद, अगेन लाइट बंद। मैं प्रोजेक्टर पे कभी लगा के इसका सिमुलेशन यहां दिखाऊंगा या लिंक शेयर करूंगा, वो सिमुलेशन से देखना, ठीक है। फिर क्या किया, फिर आप रिपीट करो इस प्रोसेस को कि धीरे धीरे वापस लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे वापस लेके गए, तो अगेन ये केस 2 रिपीट हो रहा है केस 4 के साथ, पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। लेकिन कब, जब मैं अब अवे जा रहा हूं, ये मैं अवे जा रहा हूं, ये मैं टुवर्ड्स था, किसके, कॉइल के। इतनी बात समझ आई, धीरे धीरे, हाँ तपस्या समझ आ रहा है। ऑब्जर्वेशन है, जो बेसिक ऑब्जर्वेशन। अब फिर से रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, बस अब मैं इस बार अगेन केस 2 डैश ले रहा हूं, इस बार मैं पास ला रहा हूं स्पीड में, ठीक है। इस बार मैं पास ला रहा हूं बहुत ही ज्यादा स्पीड में, मतलब मेरी मैग्नेटिक बार की जो वेलोसिटी है वो हाई है, और अगर वो वेलोसिटी हाई है, मैं किधर जा रहा हूं, टुवर्ड्स जा रहा हूं, टुवर्ड्स। मैं यहां पे सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूं, टुवर्ड्स जा रहा हूं। मैग्नेटिक बार की क्या हाई है, वेलोसिटी हाई है, तो ये जो लाइट है ये फुल थ्रॉटल पे जलेगी, लाइट हाई बीम पे जलेगी, डिम नहीं जल रही है। हाँ यही तो देख पा रहे, मत हमने अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकाला बेटा, हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये हमारे सामने हो रहा है, अभी हम इससे कंक्लूजन निकालेंगे। ये तो ऐसा है कि जस्ट मैं कुछ एसेसरीज लेके आया और मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो धीमे जा रही है तो बल्ब धीमे जल रही है, और फिर मैं तेज लेके गया तो बल्ब तेज जल गई, ये हो रहा है। और फिर केस 4 डैश, फिर से मैग्नेटिक बार की वेलोसिटी हाई है बट अवे, और अगेन लाइट हाई। और क्या मैं आपसे पूछूं कि मैं अचानक मैग्नेटिक बार अगर कहीं रोक दूं
केस नंबर 5, रास्ते में कहीं पे मैं अचानक मैग्नेटिक बार को अगर रोक दूं रेस्ट पे, तो आप मुझे आंसर बता सकते हो क्या? लाइट अब बंद हो जाएगी, अगेन लाइट ऑफ। अब हमें यहां से कंक्लूजन निकालना है, तो बस म्यूट कर लो बेटा। अब हमें यहां से कंक्लूजन निकालना है। मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं, ठीक है? आई डोंट नो कि वो वहां कैमरे तक रिकॉर्डिंग में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, बट हम देखेंगे। सी बेटा, दिख रहा था बस? ये मैग्नेटिक बार है, कॉइल है। तो देखो ये अभी यहां रुकी हुई है, यहां कोई लाइट नहीं है। मैं बहुत धीमे धीमे इसके पास ला रहा हूं, आपको बहुत धीमे धीमे लाइट जलती हुई दिखेगी, बहुत धीमे धीमे। फिर रोक दिया, फिर लाइट गई, फिर बहुत धीमे धीमे ले जा रहा हूं मैं। ये बहुत हल्का सा स्पार्क कर रहा है, ठीक है? इधर वाले केस खत्म हो गए इतने में ही। अब मैं स्पीड में लेके आ रहा हूं, ठीक है? मैं जितनी स्पीड में लाऊंगा उतनी स्पीड में। अब मैं इसके रीजनिंग पे जा रहा हूं, एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ साउथ पोल की। एक बार ऊपर बेटा दिख रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ साउथ पोल की। अब आप ये देखो कि किसी एक कॉइल को पकड़ो, एक कॉइल को, किसी भी एक कॉइल को, सोचो कि अभी उस कॉइल में से कितनी लाइन पास हो रही है। लेट्स से दो, लेट्स से दो। अब अगर उसके पास होने का, अभी दो पास हो रही है, अब 2 से 4 हो गई। अब ये 2 से 4 होने का जो टाइम है ना, ये जितना कम रहेगा उतनी तेज यहां पे लाइट जलेगी। यानी कि वेलोसिटी 2 से 4 होने की जितनी ज्यादा होगी उतनी यहां पे तेज लाइट जलेगी। अब मैं इसको थोड़ा सा टर्म्स में बोलता हूं कि कॉइल में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के चेंज होने का रेट जितना ज्यादा होगा, अभी आप एकदम नॉर्मल टर्म्स में लिखो जैसा भी आपको लिखना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के चेंज होने का रेट जितना ज्यादा होगा, पहले सब कर लो कॉपी। अब इसकी कोर रीजनिंग पे जाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक, अब फेराडे का फर्स्ट लॉ लिखवा रहा हूं मैं। फेराडे का फर्स्ट लॉ मैं कह दूं कि हम इसको ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। जितना भी मैंने यहां पे लिखवाया है ब्लैक में, ये सब ऑब्जर्वेशन है आपकी। इसको ऑब्जर्वेशन में डालना, ऑब्जर्वेशन सेक्शन में, कि ये ऑब्जर्वेशन है। ये फेराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, ठीक है? अब फेराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो। सेकंड एक्सपेरिमेंट,
मैग्नेटिक, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन। मैंने अभी एक लाइन बीच में बोलते बोलते रोक दी क्योंकि मैं उसको आगे दूंगा तरीके से। अभी हमने क्या देखा, फेराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अभी मैं हम लॉ नहीं लिख रहे, दिस इज फेराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड हियर इज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने कीवर्ड्स में लिखवाया है, आपने भी कीवर्ड्स में लिख लिया होगा। स्कूल में किसी को जब बताना होगा किसी का, तो आप लेंथ बना लोगे इसकी स्टेटमेंट, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने, सेकेंड एक्सपेरिमेंट सुनेंगे। एक मुझे बात बताओ, केस यही होना है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रिएट करने का सोर्स खाली बार मैग्नेट है? क्या करंट कैरिंग कॉइल नहीं कर सकती है? कर सकती हैं। करंट कैरिंग कॉइल भी तो क्या कर सकती हैं, क्रिएट कर सकती हैं। किसे क्रिएट कर सकती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रिएट कर सकती हैं। तो अभी मैंने इसके बगल क्या रखा, इसके बगल मैंने ऐसा एक कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, ये बैटरी है और लेट्स से ये की है, और रेजिस्टेंस वगैरह नहीं बनाया मैंने, ठीक है। ये मैं ऐसे दिखाना चाह रहा हूं, इसका 3D व्यू बनाता हूं मैं थोड़ा सा। ये कॉइल ऐसी है यूं, सो दैट इसका और इसका एक्सिस एकदम पैरेलल हो। समझ पा रहे हो? ये भी एक ऐसा सर्कल ही है, मैं इसको एक पूरा सर्कल बना देता हूं ऐसा, लेट्स से अभी, ठीक है, ये इसके ठीक पैरेलल ही। सेकंड एक्सपेरिमेंट पे आ रहा हूं मैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये फर्स्ट नहीं है, मैं इसको हटा दूं। सेकंड एक्सपेरिमेंट, जैसे ही तीन चीज लिखेंगे, तीन पार्ट में लिखेंगे इसको। एक, जब मैंने की को ऑन किया, एक जब मैंने की को ऑफ किया। ठीक है, ये क्या है अब अभी नहीं बता रहा, सुनो। की को जैसे ही ऑन किया, लेट्स से करंट को 10 एम्पेयर तक जा सकता है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई मैक्स 10 एम्पेयर है, मान लेते हैं। क्या करंट की से जुड़ते ही तुरंत 10 एम्पेयर हो जाता है? नहीं, इट विल टेक टाइम। आप समझो कि आप अगर मोटर या पंप चला रहे हो तो आपकी पाइप कितनी दूर है, आप देखोगे कि वहां पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, पानी तुरंत थोड़ी आ जाता है, इट विल टेक टाइम। ये उससे कम टाइम लेता है, पानी वाले केसेस से कम टाइम लेता है, बट ये टाइम तो लेगा। ये टाइम ले रहा है 0 से 10 एम्पेयर में जाने तक, ये टाइम ले रहा है। टाइम बहुत कम लेगा, मैं अज्यूम कर लेता हूं 2 सेकंड ले रहा है, मैं अज्यूम कर ले रहा हूं 2 सेकंड ले रहा है। उस 2 सेकंड के बीच में क्या करंट बढ़ता जा रहा है? क्या करंट बढ़ता जा रहा है? अगर करंट बढ़ता जा रहा है तो क्या इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, क्या वो बढ़ती जा रही है? बढ़ती जा रही है। क्या ये वैसा ही नहीं हो रहा है जब मैं बार मैग्नेट को पास ला रहा था? समझ आ रहा था बच्चा? जब मैं बार मैग्नेट को पास ला रहा था, तो यानी होगा क्या जब की ऑन करेंगे? अगेन बल्ब ऑन हो जाएगा। अब मैं लाइट की डिम और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट बल्ब ऑन हो जाएगा। समझ आ रही बात? अब सुनो, करंट अपनी स्टेडी स्टेट पे आ गया, 10 एम्पेयर पे आ गया, बढ़ नहीं रहा है,
बढ़ नहीं रहा है, अपनी 10 एम्पियर स्टेडी स्टेट पे आ गया, स्टेडी स्टेट। और जब करंट स्टेडी स्टेट पे आ गया, 10 एम्पियर पे आ गया, इसका मतलब स्टेडी स्टेट का मतलब, ये वर्ड बहुत यूज करते हैं लोग कि पर सेकेंड सेम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतनी की इतनी ही होके रुक गई है, वो इससे ज्यादा बढ़ रही है या कम हो रही है, इतनी रुक गई है, इतनी रुक गई है, वो बढ़ रही है क्या, 10 एम्पियर से ऊपर तो जा ही नहीं रहा, तो रुक गया। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतनी की इतनी है, चेंज नहीं हो रही है, कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब आप, अब मैं आपको कंक्लूजन तो अभी दिया ही नहीं है मैंने, मैं तो जस्ट ऑब्जर्वेशन देख रहा हूं आपके साथ, तो मैं इसके कोर में क्या हो रहा है उसका आंसर नहीं कर रहा हूं। यानी कंक्लूजन क्या है वो लिख ही नहीं रहे, अभी हम देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा, जैसे ही 10 एम्पियर फिक्स हो गया, बल्ब फिर बंद हो गया। रीजन क्या दे सकते हो, अगर रीजन देना चाहो तो, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो चेंज हो रहा था वो 0 हो गया। यहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो चेंज हो रहा था वो चेंज इंक्रीज हो रहा था। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? अब करंट का जो ये की है इसको ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं, की हटा दिया। फिर से सुनो, अब करंट को कहां से कहां जाना है, 10 से 0 पे जाना है। करंट को 10 से 0 पे जाना है। फिर से क्या तुरंत चला जाएगा? नहीं, इट विल टेक टाइम, टाइम लेगा। तो अब करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब करंट का डिक्रीमेंट हो रहा है, तेजी से डिक्रीज कर रहा है। करंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन धीरे धीरे हटती जा रही होंगी। आप इमेजिन कर पा रहे हो, धीरे धीरे कम होती जा रही होंगी। ये बंद, क्योंकि करंट वहां कम हो रहा है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हटती जा रही है, हटती जा रही है, कम होती जा रही है। कम होती जा रही है का मतलब क्या, फिर से नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो रहा है क्या? यस। मैं इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो रहा है या नहीं? चेंज हो रहा है। वो भी बंद हो जाएगा, वो भी केस ले लेता हूं। जब तक चेंज हो रहा है सिर्फ तभी तक ये संभव होगा यहां पे बल्ब का चलना। यहां पर सबसे बड़ा वर्ड जो है सेंटर में वो है चेंज ऑफ फील्ड लाइंस। चेंज ऑफ फील्ड लाइंस, ये सबसे बड़ा वर्ड है, इसको लिख के अंडरलाइन कर लेना। यहां पर चेंज ऑफ फील्ड लाइन हो रहा है, हो रहा है, इसलिए बल्ब जल रहा था। यहां पर चेंज ऑफ फील्ड लाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट स्टेडी स्टेट में, बल्ब बंद हो गया। यहां नंबर ऑफ फील्ड लाइन का चेंज हो रहा है, क्यों? करंट कम हो रहा है, ऑफ की तरफ जा रहा है। फील्ड लाइन डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, मैं अभी, मेरा कंसर्न वो नहीं है। मेरा कंसर्न है क्या चेंज हो रहा है? हाँ हो रहा है। डिक्रीज इंक्रीज पे हम आएंगे कभी बाद में, बट चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है। जब तक ये बात समझ आ रही है तो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब बल्ब ऑन होगा। और एक टाइम बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद तो फिर से चेंज बंद, तो कुछ भी नहीं। बोलो, ये बात गई दिमाग में? सेंटर वर्ड ये है। अब मैं, दोनों एक्सपेरिमेंट हो गए भाई, दोनों एक्सपेरिमेंट हो गए, और हमने और आपने कुछ ना कुछ पेज में कंक्लूड जरूर किया होगा, ठीक है? हमने कुछ ना कुछ कंक्लूड जरूर किया है। मैं इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर 2 लॉज लिखवाऊंगा, जो फैराडे के 2 लॉज हैं। बट उससे पहले नंबर ऑफ फील्ड लाइन को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, क्या ये आपको पता है? नहीं पता है तो पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इन एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे, 2 एक्सपेरिमेंट है ना, तो 2 लॉ लिखेंगे। तो इसके बाद हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स।
मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ हाँ, फ्लक्स का देखो एक मतलब होता है, फ्लक्स का सिंपल सा ये मतलब है, ये इतने एरिया में से अगर मैं पानी का पाइप मारूं, तो अगर आप पानी की एक लाइन को फ्लूइड लाइन मान लो, तो मैं बोलूंगा उसे फ्लूइड फ्लक्स। फ्लक्स मींस नंबर ऑफ लाइंस। फ्लूइड की लाइन तो फ्लूइड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक की लाइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन तो मैग्नेटिक फ्लक्स। इट्स सिंपल। फ्लक्स मींस नंबर ऑफ लाइंस, जिस भी चीज की लाइन। तो आप इसको फ्लूइड फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं भी देख सकते हो। तो हम लिख रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, वहां इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आती है सोलेनॉइड की वजह से, इसलिए। हेडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। आज थोड़ी क्लास लंबी खींचेंगे, आज कई बच्चे गायब हैं, थोड़ा नुकसान बड़ा हो जाए। ठीक है, तो उससे है गई। हम्म। देखो, आपने भी जो पढ़ा उस पर लिखने का तो बहुत कुछ मन कर रहा होगा कि उस पर बहुत थ्योरी बन सकती है, पर हम उसको थ्योरी मैथमेटिक्स दोनों वे में लेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है, अच्छा एक बताओ, यहाँ पे एक चीज आएगी एरिया वेक्टर, बहुत बार नाम सुन चुके हो, तो एरिया वेक्टर मैं नहीं बताने जा रहा कि एरिया वेक्टर क्या होता है। इज दैट ओके? हाँ, एरिया वेक्टर नहीं बताने जा रहा मैं, एरिया वेक्टर आपको पता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपल सा एक मतलब है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing over an area। over नहीं, through, passing through an area। passing through an area, just like this, कि अगर मेरे पास इतना सा एरिया है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ये भी पास कर रही है, तो एरिया में से कितनी कर जा रही है? 2। तो 5b इज इक्वल्स टू 2, नॉट 4। इट्स अ नंबर, इट्स अ नंबर ओनली। यूनिट वेबर। वेबर, यूनिट वेबर, सिंबल WB। इट्स अ नंबर, तो बेसिकली इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। बेसिक फंडामेंटल चीजें वो तो होनी चाहिए ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पुरानी बातें, फाई ई, गॉस लॉ क्या था? E डॉट ds। मैं गॉस लॉ नहीं लिख रहा हूं बिकॉज यहां क्लोज इंटीग्रल आ जाएगा, इतना ही छोड़ दे रहा हूं। डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds इज इक्वल्स टू ई ds कॉस थीटा। ये दोनों वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है इटसेल्फ। ये किसके लिए ये फॉर्मूला? अच्छा, इंटीग्रल, हाँ इंटीग्रल, अगर नहीं लगाया तो इंटीग्रल। ये फॉर्मूला किसके लिए? ये फॉर्मूला किसी भी एरिया के लिए, जनरलाइज, जनरलाइज फॉर्मूला।
यानी इसको कहीं भी लगा सकते हैं, छोटे से एलिमेंट की फॉर्म में, कॉन्टिन्यूस बॉडी से, बट मुझे इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज करना है। अच्छा, अगर मैं यहां से फॉर्मूला लूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेम कर दो, सेम कर दो मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां फाई बी कर दो, यहां पे ई की जगह बी लिख दो और यहां पे भी बी लिख दो। बी डी एस कॉस थीटा, राइट। तो अगर मैं यहां से इसकी यूनिट निकालना चाहूं तो क्या इसकी एक यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर भी तो हो गई। तो वेबर का अल्टरनेटिव व्यू भी एक और हो सकता है, क्या, टेस्ला मीटर स्क्वायर। मालूम होना चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, और कुछ भी नहीं, कोई यूज नहीं होता इसका। अच्छा, टेल मी दिस, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ऐसा फ्लैट प्लेन एरिया। तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, मैं इसको एस वेक्टर दिखा दे रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे से ही आ रही है ऊपर की तरफ, एंगल बिटवीन देम 0, दिस इज एस पूरा एरिया, ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू बी एस, पूरा एरिया मैंने दे दिया, फाइनाइट साइज एरिया। दिस इज फॉर, ये था इसका मैं मालूम नहीं, इसको जनरलाइज लिख दिया कॉन्टिन्यूस बॉडीज के लिए। कोई डीप केसेस करो तो वहां काम आएगा, इसको इसमें शॉर्ट में ले आओ, फाइनाइट बॉडीज, तो डीएस का इंटीग्रल एस हो गया। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, फिक्स है, कॉस 0 1, फाई इज इक्वल्स टू बी एस ओनली। क्या ये मालूम पड़ रहा है कैसे आ रहा है? सिंपल, ठीक है। सिमिलरली ये वही बातें हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, ये एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ये क्या हो गया, बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी वर्टिकल कंपोनेंट। तो फ्लक्स दो तरीके से निकले यहां पे, एक फ्लक्स हॉरिजॉन्टल की वजह से और एक फ्लक्स वर्टिकल की वजह से। बट वर्टिकली देखोगे तो फील्ड लाइन पास थोड़ी कर रही है, तो टेंजेंट भी जा रही है। और मैथमेटिकली देखोगे तो फॉर्मूला क्या हो गया, फाई वर्टिकल का बी वर्टिकल और एस इंटू कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0। हॉरिजॉन्टल फ्लक्स यानी ये कंपोनेंट लिया तो आप कॉस थीटा बोल सकते हो इसको, मैं कॉस वॉस नहीं ले रहा हूं, मैं ओनली बी एच ले रहा हूं, बी एच, एस तो वही है, एस कॉस 0 1, तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू एस इज द आंसर। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में अब कोई कंफ्यूजन नहीं यहां से, ठीक है। डन। एक छोटी सी हेडिंग डालना, उसके बाद हम लोग अपनी बात पे आ जाएंगे, फेराडेज लॉ।
ये फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इतना ही। एक डालना इसका नाम है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। भैया पता नहीं ये पूछते हैं और 1 या 2 मार्कर्स में ही क्वेश्चन आता है इसका। फॉर मैग्नेटिज्म। सी बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पे एक डायपोल बनाऊं और उस डायपोल को एक क्लोज सरफेस से इनक्लोज्ड कर दूं, और मैं चैप्टर 1 पे जा चुका हूं, और मैं यहां का फ्लक्स निकालने की कोशिश करूं, तो गॉस बोलता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में यूज करते हैं, मैं जानता हूं, बट फ्लक्स ही तो मेन फॉर्मूला है गॉस का। और अगर मैं ये बोलूं कि ये जो क्यू इन है, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके 0 बना रहे हैं, तो क्यू इन तो 0 हो गया, तो फाई तो यहां से 0 हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि एक कंक्लूजन मैं यहां से कर दूं कि डायपोल का अगर गॉस से आप इनक्लोज करके फील्ड निकालोगे तो फ्लक्स 0 होता है। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का इनक्लोज्ड फ्लक्स 0 होता है। ये हो गया कंक्लूजन। मैं भी लिखवाऊंगा इस पे 2-4 लाइनें। अब यही बात अगर मैं मैग्नेट के लिए करूं, तो मैग्नेट को तो मैं यहां पे अगर मैं खाली अकेला चार्ज रख देता तो फ्लक्स आता ना, गारंटेड आता, गारंटेड आता। क्या मैग्नेट को मैं कभी अकेला रख सकता हूं क्या? तो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर क्या है? 0। कैसे? मैं यहां पे इनक्लोज कर रहा हूं, और गॉस लॉ बोलता है कि, एक बात बताओ, एक और तरीके से इसका आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जितनी लाइंस बाहर जा रही हैं, क्या उतनी ही लाइंस अंदर आ रही हैं? तो फाई जितना बाहर जा रहा है फ्लक्स, उतना ही फ्लक्स अंदर आ रहा है, नेट फ्लक्स 0। ये दूसरा तरीका है यहां का आंसर करने का। जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही फ्लक्स अंदर आ रहा है, नेट कितनी लाइंस? कैंसिलेशन 0। ऐसे यहां सोचो, नॉर्थ से जितनी लाइंस बाहर जा रही हैं, साउथ से उतनी ही अंदर आ रही है। यानी मैग्नेटिक, डी लिखना है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। ये तो प्योर मैथमेटिक्स में आंसर दिया है मैंने। मैं इसके ऊपर थ्योरी लिखवा रहा हूं, 2-3 लाइनें हैं, लिखना जरूर। राइट डाउन। इफ अ क्लोज्ड सरफेस encloses an electric dipole, comma, the total electric flux is 0, because the total charge is 0. कंटिन्यूस में लिखना, but as no magnetic monopole exists, we conclude that टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, याद है ना हमने नॉर्थ साउथ पोल को प्लस और माइनस एम भी एक टाइम में लिया है पोल स्ट्रेंथ के हिसाब से। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0। वी कंक्लूड दैट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0। और फिर आप ये लिख देना बड़ा बड़ा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0। हमने जितना भी पढ़ा है ना, उसका एक लाइन में ये मतलब है।
तो अब उल्टा, अगर कभी ये लिख के बोल देना कि इसको थोड़ा इलेबोरेट करो, तो ये पूरा का पूरा लिख देना। यहां पे हमने जितना भी पढ़ा है वो वन लाइन में ये है। मैं और छोटा कर दूं इसको, और छोटा हो गया, ठीक है, शाबाश। अब आते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट देखे थे वो 2 एक्सपेरिमेंट के ऊपर अब हम लोगों ने वहां जो भी ऑब्जर्वेशंस लिखी थी उसके बिहाफ पे हम पहले लॉ लिखेंगे और फिर उस लॉ के बिहाफ पे हम एप्लीकेशंस में जाएंगे, ठीक है। ये हमारा काम करने का तरीका होने वाला है आगे का। तो लेट्स राइट डाउन हेडिंग फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ, पहले आपने खाली एक्सपेरिमेंट लिखे थे। एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं कि बल्ब जला था, बल्ब अगर जला है तो मैंने पहले भी हेडिंग डाली थी कि फेराडेज लॉ। अब मैं लॉ लिखने जा रहा हूं, पहले भाई एक्सपेरिमेंट था, अब लॉ है। मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूं साइड में यहां पे कि अगर बल्ब जला था तो करंट रहा होगा। ये बी मैग्नेटिक फील्ड को ना दिखा दे तो बल्ब है। बल्ब अगर जला है तो बिना करंट के तो जला नहीं होगा, दिख रहा है। और अगर करंट है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा। बिना पोटेंशियल डिफरेंस से करंट आएगा नहीं। उसको मैंने नाम दिया ई और बोलूंगा ईएमएफ। वही तो होता है ईएमएफ, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। मैं उसमें मत घुसो कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप जानते हो उसे, मैं ईएमएफ बोल रहा हूं, उसको स्मॉल ई से डिनोट करूंगा। ईएमएफ रहा होगा, बल्ब जलाए तो करंट आया होगा और करंट आया है तो ईएमएफ तो आया ही होगा। और ईएमएफ के आने का रीजन क्या है? चेंज इन फील्ड लाइंस। बेटर क्या है, चेंज इन फील्ड लाइन लिखना या चेंज इन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस? नंबर ऑफ फील्ड। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैथमेटिकली कि अगर अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो करंट तब आएगा, उल्टा सोचो, इसे उल्टा सोचो कि अगर 5B मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो कौन आएगा? इसकी वजह से कौन आएगा? ईएमएफ आएगा। ईएमएफ। और कैसा है ये? कोई बैटरी लगाई है? नहीं, इंड्यूस हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ आया तो करंट कैसा आएगा? इंड्यूस्ड करंट। ये मैंने कंक्लूड किया। हमने जितना पढ़ा उसको मैंने इतने शॉर्ट में कंक्लूड किया। तो लिखेंगे फैराडे का फर्स्ट लॉ। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं खाली, और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसकी थ्योरी क्या लिखोगे। ये लिख दिया भाई मैंने। बच्चों को मुझसे कंप्लेन है भाई कि आप थ्योरी बहुत कम लिखवा रहे हो, पर मैं उस लायक बना के छोड़ दूंगा कि थ्योरी आप खुद लिख दो। कैसे लिख सकते हैं इसको? द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कॉज चेंज इन फ्लक्स का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो चेंज का मतलब डेल्टा। बढ़िया क्वेश्चन पूछा। डेल्टा का मतलब चेंज,
फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो थ्योरी में कैसे लिख सकते हैं? जब लिखना तब लिखना या अभी लिखना, जो भी करना हो, चेंज ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, पहले लिख लो थ्योरी में फिर इसको लिख लो। चेंज ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, एरो का मतलब कॉज्ड, कॉज्ड इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ किसमें आएगा? इंड्यूस ईएमएफ अलोंग अ कॉइल, अलोंग अ कॉइल। ये रोड मैप के साथ साथ थ्योरी चल रही है। चेंज ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैथमेटिकली क्या बोलेंगे इसको? डेल्टा फाई बी। कॉज्ड, एरो मतलब कॉज्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ अलोंग अ कॉइल दैट कॉज्ड इंड्यूस्ड करंट। तो थ्योरी क्या हो गई? थ्योरी चेंज ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस cause induced EMF along a coil which cause induced current, थ्योरी। और मैथमेटिक्स इट्स वेरी सिंपल, बस इतनी। ठीक है, एक चीज और ऑब्जर्व की थी कि आप जितनी स्पीड में लेके जा रहे हो उसके पास, उतनी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही थी। तो लॉ नंबर, ये जो पिछला था भैया, ये लॉ नंबर 1 था, जो अभी लिखा था वो लॉ नंबर 1 था। अब लॉ नंबर 2, अब लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 2 क्या कह रहा है? मैंने थ्योरी में क्या बोला कि जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी कॉइल के पास मैग्नेट की या मैग्नेट के पास कॉइल की, तो उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, relative velocity between coil and magnet is directly proportional to induced EMF, is directly proportional to induced EMF। और सबसे आसान फिगर मैं बता रहा हूं तुम्हें, कभी भी स्कूल में आए तो बनाने के लिए ये फिगर्स जल्दी से बना देना। यहां पर बल्ब मत दिखाना, यहां पर नीडल दिखा देना, ये नॉर्थ साउथ दिखा देना, यहां से ऐसे फील्ड लाइंस दिखा देना, बस ये फिगर बना के छोड़ाना। ठीक है, जितनी तेजी से पास लाऊंगा, जितनी ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी होगी, उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। एक सेकंड रुकना बेटा।
चलो बच्चों, दोबारा कॉल पे कॉल आई जा रही थी। अब क्वेश्चन ये कि पहले तो हमने लॉ देख लिया है, लॉ देख लिया दोनों, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होगा हमने देख लिया ये डेल्टा फाई बी इज इक्वल्स टू, या ये क्या कॉज करेगा, ये चेंज करेगा, किसको चेंज करेगा, इंड्यूस टीएमएफ को लेके आएगा, इंड्यूस टीएमएफ को लेके आएगा, और ये किसको लेके आएगा, इंड्यूस करंट को लेके आएगा। ये देख लिया हमने। अब मैं आपसे अच्छा तो बस, हाँ कुछ बोल रहे हो आप बेटा, बोलो। राइट, अगर कोई दिक्कत नहीं, ये मैटर ही नहीं करता कि कौन सा पोल है, सिर्फ और सिर्फ फील्ड लाइंस का नंबर चेंज होना चाहिए। हाँ, अब वो देखो होगा क्या, अगर आप नॉर्थ से साउथ लाओगे ना, तो ये मैं आगे बताऊंगा कि जब फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, और इस वजह से ही अल्टरनेटिंग करंट में का नाम अल्टरनेटिंग होता है, कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ये आगे के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ सी, मेरा कंसर्न अब ये है कि हाँ ठीक है, हमें पता चल गया जो मैंने रब किया कि सर ई इंड्यूस आएगा और आई इंड्यूस आएगा, हमें पता, और हमारे काम की चीज ना ये है, हमारे काम की चीज ये है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर आएगा तो इसी से वो, तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं। ये किस किस तरीके से चेंज हो सकता है, कौन, बी एस कॉस थीटा, पहले मैं डेल्टा हटा दे रहा हूं, बी एस कॉस थीटा, ये वैल्यू कितने तरीके से चेंज हो सकती है, मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं। ये जितने तरीके से चेंज होगी उतने तरीके से मैं करंट को क्रिएट कर सकता हूं, और उतने तरीके से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बात समझ आ रही है? अब ये कितने तरीके से चेंज हो सकता है भाई? पहला तरीका, एक तो आपने खुद ही देख लिया, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन समझ लो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो रही हो। पहला ऑब्जर्वेशन, कैसे, कॉइल को पास लेके जा रहा हूं तभी चेंज हो रही होंगी, यानी ये चेंज हो रहा हो। नंबर ऑफ फील्ड लाइन कब चेंज होगी, जब ये चेंज होगा, तो ये चेंज हो जाएगा। ऑब्जर्व करना, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन को मैं या तो अलग से निकाल दे रहा हूं, बट मैं इसमें भी मर्ज कर सकता हूं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, वो करंट चेंज हो रहा हो जो मैग्नेटिक फील्ड को कॉज कर रहा है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जब मैंने करंट को ऑन किया था, 10 एम्पेयर तक जाना था, वापस 0 तक जाना था, तो बगल वाली जो कॉइल थी उसमें करंट आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि करंट चेंज हो रहा था, उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। तो कुल मिला के ये रीजनिंग इसमें भी जा सकती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तीसरा रीजन कैसे चेंज हो सकता है, अगर मैं एरिया चेंज कर दूं। अब ये समझना है कि ये पॉसिबल कैसे है सर, एरिया चेंज करना। ये हॉट एरिया है भाई, इस पे क्वेश्चन रहते हैं, इस पे इस साल भी नीट में क्वेश्चन था, अभी जो ये 3 तारीख को मई को हुआ था, इसी पे क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था वो बताता हूं मैं तुम्हें, और पहले समझो इसको कि क्या है ये। एक बात बताओ मेरे को, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं इसको चेंज करने की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं चेंज करने की बात कर रहा हूं एरिया को। कैसे एरिया चेंज हो रहा है? सी, ये एक कॉइल है, ये कॉइल की फर्स्ट पोजीशन है। अब ये कॉइल ऐसे समझो, ऐसे समझो, फील्ड लाइन ऐसे आ रही है ना यूं। अब मैं इसको धीरे धीरे अंदर लेके जा रहा हूं,
अब अभी सिर्फ इतना एरिया लाइंस के अंदर है, अब इतना है, अब इतना है, अब इतना है, अब इतना है। तो एरिया चेंज होने से क्या मतलब, एरिया अंडर द फील्ड लाइन चेंज होना। एरिया चेंज होने से मतलब एरिया अंडर फील्ड लाइन चेंज होना। बेटा एक बात बताना मुझे, जब ये इतना एंटर कर गया तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, भाई ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई। तो अब मैं जब आगे जा रहा हूं तो क्या विड्थ चेंज हो रही है? बट लेंथ के चेंज होने की वजह से वो एरिया चेंज हो रहा है। ये पूछा था इस साल नीट में कि एक लॉन्गर लेंथ दी, एक ऑप्शन दिया, एक शॉर्टर लेंथ, ये ऑप्शन था। द चेंज इन फ्लक्स इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन शॉर्टर लेंथ, द चेंज इन लॉन्गर लेंथ। इतना सा क्वेश्चन पूछा था, और दो ऑप्शन और थे कि एंटायरली दोनों की वजह से, और चौथा कुछ और ऑप्शन था। तो चेंज इन लॉन्गर लेंथ, ये चेंज होती जा रही है, और यही मैथमेटिक्स में कैसे बन जाएगा अभी मैं नहीं जाऊंगा उस पर। एक बात बताओ मेरे को, अगर लॉन्गर लेंथ चेंज हो रही है तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है मतलब dx चेंज हो रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करने लग गया। और ये तो हम जानते ही हैं, ये तो हम जानते हैं। यानी कि अभी तक मैंने आपको कोई वेलोसिटी से रिलेटेड फॉर्मूला नहीं दिया है, बट मैं आगे केस में जरूर दूंगा। अभी मैं हटा दे रहा हूं बेटा, आप कंफ्यूजन में ना आ जाओ इसलिए, ठीक है? तो ये जब एंटर कर रहा है, ये जब एग्जिट कर गया क्या तब भी करेगा? शानवी, ये जब एग्जिट करेगा तब भी करेगा क्या? जब ये एग्जिट कर रहा होगा तब भी करेगा, और जब ये अंदर होगा क्या खाली, ना एंटर कर रहा है ना एग्जिट, तब ये नहीं करेगा, तब ये नहीं करेगा। एक केस। दूसरा केस देखो बेटा, कि अगर फील्ड लाइन है, समहाउ मेरे पास एक सर्कल है, समहाउ मेरे पास एक सर्कल है, और उस सर्कल में बहुत सारे छोटे छोटे स्प्रिंग लगे हैं। तो मैं बता रहा हूं ये केसेस आगे आने वाले एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं। स्प्रिंग लगे, समहाउ इसको मैं पकड़ के ऐसे एक्सपेंड कर दूं तो एरिया बढ़ जाएगा। कोई मैकेनिकल अरेंजमेंट लगा के इसको इसके अंदर ये एरिया ऐसे बढ़ाने लग जाएंगे। तो अगर मैं इसको इसमें फिट कर दूं और इधर से कोई बोल दे कि एक बंदा इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, लगा दिया पर्सन। देखो भाई ऐसे ही लोग होते हैं, ये लोग ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। इसको इसमें फिट कर दो, अब चार लोग अलग अलग डायरेक्शन से खींच रहे हैं, तो वो पूछ लेंगे क्या फ्लक्स चेंज होगा? एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन आप देखना ये ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर ये इसके अंदर फिट होगा और हर तरफ से एरिया खींचेगा तो एरिया, मैंने क्या लाइन लिखी थी? अंडर फील्ड लाइन, एरिया अंडर फील्ड लाइन चेंज हो रहा है, तो यानी कि इसके अंदर करंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये किस कैटेगरी के अंदर गया? ये एरिया वाली कैटेगरी के अंदर गया, यानी इधर, इधर और ये इधर। इतना गया दिमाग में। मजा आ रहा है तपस्या? मजा नहीं आ रहा? मजा नहीं आता ऐसी चीजों में। समझ आ रहा है? वो जरूरी है। मजा तो देखो जिसको आने लग जाए तो फिर ये उनकी करियर फील्ड बन जाती है, ठीक है? फिर वो छोड़ते नहीं इसको। सुनो, एक बच गया है, एक भाई बच गया, इसकी वजह से भी इसको चेंज कर सकते हैं। और एक्चुअल में बताऊं, जिस बिजली का मजा लेते हो ना आप लोग, वो इसी वजह से लेते हो, खाली इसी का है रीजन। अब ये कैसे होगा सुनो, अब मैं इसके थ्रू लेके आ रहा हूं। बेटा देख चल रही है, थोड़ी बंदी पड़ी है, चल रही है, बढ़िया, ठीक है? ये देखो, ये एक शाफ्ट है। शाफ्ट का मतलब होता है कोई, समझ लो शाफ्ट का मतलब, बताया पहले कभी? ये है, मान के चलते हैं कि ये ऐसा कर्व नहीं है, एकदम पूरा ऐसा है। अगर मैं इसको ऐसे खींचूं और ऐसे दबाऊं
तो इसको रॉड नाम देंगे। क्या नाम देंगे? रॉड। अगर मैं इसको ऐसे रख के सिर्फ ऐसे दबाऊं तो इसको कॉलम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? कॉलम। अगर ये घूमने लग जाए तब इसी को शाफ्ट बोल देते हैं। ठीक है। अगर ये यहां से पकड़ लूं और यहां पर कोई फोर्स आई यूं, इसी को बीम बोलते हैं। चारों पांचों एक ही चीज है। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स, उसका नाम चेंज होता है। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ योर पार्ट, कि आप सबसे ज्यादा किस चीज में टाइम इन्वेस्ट करते हो, आपकी पहचान बनती है। बहुत कनेक्टिंग है, सिंपल। आप सबसे ज्यादा टाइम लाइफ में जिन चीजों में देते हो वही आपकी पहचान। बोलते हैं डॉक्टर साहब आ गए। क्यों डॉक्टर साहब है? पूरा टाइम डॉक्टरी करते हैं। ये वकील साहब है, ये पर्सन फार्मासिस्ट है, ये पर्सन इंजीनियर है, ये पर्सन कुछ और है, क्योंकि आप पूरा मैक्सिमम टाइम वही काम कर रहे हो। ऐसे इनका ये जो काम करेंगे उस हिसाब से नाम हो गया। अब देखो ये एक्सेस है, ठीक है। इस एक्सेस के सामने ये कॉइल रखी है एकदम सामने, ठीक है। अब यहां से एक एक्सेस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है जिसके अराउंड ये कॉइल घूमेगी, ठीक है। तो ये एरिया का, इसका फ्लक्स कैसा, एरिया वेक्टर। चलो ऐसा करते हैं, स्क्रीन के अंदर की तरफ लेते हैं। इधर भी ले सकते हैं ना 2D बॉडीज में, अंदर की तरफ लेते हैं एरिया वेक्टर, अंदर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ। आपको मालूम है 2D बॉडीज में आप एरिया वेक्टर किधर भी ले सकते हो, बट जिधर भी लोगे आपको स्टिक रहना है प्रॉब्लम, किधर भी ले सकते हो। तो हमने अभी ऐसा इनसाइड द बोर्ड लिया। तो देखो अभी जैसे घूमना शुरू करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर, बट एरिया वेक्टर देखना इसके साथ साथ कैसे घूम रहा है कॉइल के साथ, ठीक है। ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो यानी कि ये एक्सेस ऑफ रोटेशन जैसा ऊपर था हमारा, उसके अराउंड ये फ्रीली घूम रहा है, ठीक है। एक्सेस ऑफ रोटेशन के अराउंड ये घूम रहा है। तो जैसे कंटिन्यूस घूमता रहेगा, कंटिन्यूस घूमता जाएगा तो एंगल चेंज होते जाएंगे बेटा। थीटा चेंज होता जाएगा तो फाई बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता जाएगा। ये ओरिजिन पढ़ा आप लोगों ने कि ऐसे ऐसे काम करता है सिस्टम। फ्लक्स इतने तरीके से चेंज हो सकता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, आई होप दिमाग में बैठा होगा। अब ये समझ लो कि मैंने आज जो भी बताया है ना, ये पूरे के मैं आज यहां तक क्यों खींच गया, मैं रुका क्यों नहीं बीच में, एब्सेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो लॉस फेस करें। आपको ये समझना होगा कि निरंतरता की पावर क्या है, कंटिन्यूटी की पावर क्या है, कंसिस्टेंसी की पावर क्या है। ऐसे तो फिर सबको एज मिल जाएगी ना। छोड़ नहीं सकते आप इसको। आपने क्लास छोड़ी है, या तो आप कहीं और एक्स्ट्रा टाइम देके इसको फिर कवर करो, कवर करना पड़ेगा आपको। अब आज जो मैंने बता दिया ना, ये लास्ट लेक्चर तक परेशान करेगा अगर दिमाग में नहीं बैठा इसका कोई भी पार्ट। तो इसलिए इसको सबसे पहला काम वही रहेगा कि आज का लेक्चर आज रिवाइज करके खत्म करो, तब कोई बैकलॉग का काम शुरू करोगे आप। ये रूल है कि पहले आज का काम